चलिए आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और जो हमारे वर्सेटाइल तरीके से सारे पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है। अभी हम उसको यूज भी करके आए हैं, हमने पीरियोडिक टेबल वगैरह इन चीजों में थी, इसको यूज किया। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है क्वांटम नंबर्स की, यहाँ से स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो हम लिखते आ रहे हैं। इसको हमने यूज किया है कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। हमने जो कुछ भी यूज किया है वो अब और डिटेल में और डिस्क्रिप्शन के साथ हमें समझना है। तो सबसे पहले आता है वेव मैकेनिकल मोडेलिटी ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जरा इसके नाम चाहिए। सबसे पहले आती है बात वेव और फिर मैकेनिकल, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, जो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर पॉजेस करते हुए भी बताया गया है और पार्टिकल नेचर भी पॉजेस करते हुए बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन है डुअल नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा मॉडल जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। सही है, और इसमें इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर पे बेस्ड ही सारी बात, और इसकी शुरुआत होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, मतलब इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें लिखिएगा दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द this model is based on the Schrodinger wave, Schrodinger wave equation। वैसे तो श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल इक्वेशन है सही, लेकिन उसको शॉर्ट में लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोल रहे हैं, जो खुद ही इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर पे बेस्ड है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को डिस्क्राइब भी करती है और डुअल नेचर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बना लिखिएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज the Schrodinger wave equation is based on the Schrodinger wave equation is based on the Schrodinger wave equation is based on the dual nature of electron, is based on the dual nature of electron and is used to predict the location of an electron and is used to predict the location of an electron around the nucleus। around the nucleus, ठीक है ना। बाकी इस इक्वेशन को श्रोडिंगर ने दिया और छोटी सी इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर
into m into e minus v into psi is equal to 0। एक छोटी सी इक्वेशन इस अपने ब्रेड श्रोडिंगर की तरफ से मैं Hero man. इससे बड़ी बड़ी इक्वेशन है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और मॉलिक्यूलर स्पीड वाली भी है, इससे कम नहीं है। सबसे बड़ी है। हाँ हाई फाई देखने में जरूर लगती है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार देख रहे हो। सब कुछ। जैसे शंकर जी का त्रिशूल ये साई है जो उसको शंकर जी का त्रिशूल समझ बैठे हुए हैं है ना। वैसे एक्स वाई जेड तो कार्टेशियन सिस्टम वाले अपने जो रेफरेंस एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड वो है ना। एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, तो वो सारी बातें हैं इसमें, लेकिन आप उसे घबराइए मत। यहाँ पे हर चीज का अपना एक मतलब है। जो साई है, साई उसको साई बोलते हैं, पी साई साई। हाँ गंगनम स्टाइल ही मान लो, लेकिन ये इंडियन स्टाइल है। ये श्रोडिंगर का इंडियन स्टाइल है जो आप पढ़ रहे हैं। सही है, और दिमाग इधर ही लगाइएगा। पूरे कोटा में पढ़ाने वाले कुछ गिनती के टीचर है, ठीक है ना। तो सुना रहा हूँ इंटरनेशनल इक्वेशन नहीं, इंटरनेशनल है। मैंने आपको बता रहा हूँ इंटरनेशनल इक्वेशन का इंडियन स्टाइल बता रहा हूँ मैं, वो भी कोटा स्टाइल और वो भी कोटा में यूनिक स्टाइल। हाँ लोग काफी दूर दूर से आते हैं मुझे चैप्टर पढ़ने के लिए, 3 साल पढ़ते हैं कोटा में, उसके बाद भी एक बार जरूर आते हैं कि सर वो श्रोडिंगर पढ़ाते हो, तक नहीं समझ आता। तो आप समझने वाले हैं वैसे भी आने वाली काफी आज चांद दिख गया, डिपेंडेंट मून। हाँ तो घंटा भी दिखेंगे। बारिश है। संडे की फिर पार्टी देनी पड़ेगी। अभी गरीब बना सेवैया की खीर। क्या खिला? सेवैया सेवैया कुछ भी हो लेकिन प्योर वेज होना चाहिए। सेवैया की तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ। ये काम कुछ खाते हो? मैं खाते क्यों नहीं खाते हो? दबा के देखो बेटा ये वैसे इक्वेशन वैसे भी नॉर्मल इक्वेशन है। तो साई जो होता है वो हमारा वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ठीक है। जैसे फंक्शन है तो साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है, या साई इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई भी हो सकता है। साई इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई भी हो सकता है। m जो है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्स वाई जेड तो वही अपने कार्टेशियन सिस्टम वाले रेफरेंस एक्सिस है। h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, वही पुराना वाला। प्लैंक्स कांस्टेंट है। E हमारी टोटल एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन। V जो है ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है।
देखने से ही लग रहा है ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? जैसे सबसे सिंपलेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी dy by dx is equal to क्या वन या k कांस्टेंट। ये मैथमेटिक्स की और आपकी पूरी हिस्ट्री की जितनी भी आपने पढ़ाई की सबसे सिंपलेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिसको एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और जिसको दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो काम डी का है वही काम डेल का भी होता है। डेल थोड़ा हल्का काम करता है, डी टोटल डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, और जो डेल है ना ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। पार्शियल का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है केवल उसी में डिफरेंशिएशन करेगा, बाकी सब कुछ छोड़ देगा या बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि इतनी बड़ी इक्वेशन का आप ऐसा सोच रहे हो कि हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, तो आप गलत कहेंगे, है ना। हमें इतनी बड़ी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमें सिर्फ समझना है कि इससे हम क्या निकाल पाते हैं। क्या करना है? हमें सिर्फ समझना है कि इससे हम क्या हासिल करने वाले हैं, क्या निकालने हैं, बस सही है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है? जैसे आप dy by dx k को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, पता है? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, कॉलम पे जाते हैं, y वाले एक तरफ वेरिएबल सेपरेट dy is equal to k dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई लिमिट दे रखी होती है 0 से y या 1 to infinity to जो भी लिमिट हो तो उसको इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा y is equal to ax into plus c, k into x plus c। This is the solution of this type of partial differential equation। तो आप बताइए, एक partial differential equation को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? फंक्शन मिलता है, y is a function of x मिला है कि नहीं मिला? फंक्शन मिला है ना, मतलब dy by dx को सॉल्व किया तो y की वैल्यू मिलती है एज अ फंक्शन ऑफ x, y z जो भी वेरिएबल से वो कनेक्ट होगा। इसी तरीके से ये सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो साई एज अ फंक्शन ऑफ x y z मिलता है। देखिए, on solving the second order differential equation, on solving the above second order differential equation, on solving the above second order partial differential equation, we will obtain psi as a function of x, y and z. We will obtain psi as a function of x, y and z. जो हमें psi है उसकी वैल्यू as a function of x, y, z यहाँ पर हमें मिल जाती है, जो हमारे सामने है। समझ में आया कि नहीं? अब हम इसका क्या करें, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तो देखिए, psi जो होता है उसका खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। एक फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ आप बना लो जो मर्जी आप बना लो, बट अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो साइड डू नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब एक तरीके का भूत की तरह होता है, जैसे आपने भूत देखा नहीं देखा और देखना वही, तो भूत होता है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट होता है जब वही भूत या आत्मा है, हाँ बुरी है तो चुड़ैल, अच्छी है तो ठीक है आत्मा, ज्यादा अच्छे लोग बड़ी बुरी की बात। तो भाई
अगर कोई आत्मा, भूत, चुड़ैल की कोई ऐसी बात है, वो किसी शरीर में अगर प्रवेश कर जाए, फिर आप देखो उसका रंग, है ना? तो वैसे ही है, मतलब होती तो है कुछ ना कुछ, लेकिन उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नोबडी कैन डिफाइन इट। बट एक बार बैंक के शरीर में घुस गई ना, तो फिर सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे। कौन? आपकी, किसकी, जिसकी भी घुसी है। समझ रहा है? तो वही है, साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता है, और यहाँ नोट लगा के साई डू नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई do not have any physical significance, कोई physical significance नहीं है। लेकिन जैसे हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर जो है ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। क्या देता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाली बात है, क्या है? जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाली बात है, जो यहाँ पर आई है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाली, अगर आप इसको देखें, सही है, तो क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? Electronic biology orbitals. इलेक्ट्रॉन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी जोन में, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक सिंगल पॉइंट पे फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी refers to the probability of finding an electron around the nucleus at a particular point. Probability density refers probability density refers to the probability of finding an electron, probability of finding an electron, probability of finding an electron at a point around the nucleus, at a point around the nucleus. अब देखिए, जैसे मास डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? मास डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी होती है एक्चुअली में मास डेंसिटी होती है। डेंसिटी होती है वो एक्चुअली जो नॉर्मली आप डेंसिटी की तरह यूज करते हैं, वो एक्चुअली में क्या होती है? मास डेंसिटी। समझे? मास डेंसिटी होती है। अब जो आपकी मास डेंसिटी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप उसे मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी आप उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम गिव्स मास, टोटल मास। क्या देता है? टोटल मास। सही है? समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। तो मास डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? वॉल्यूम से, तो हमें मास मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किसी रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो बात है, पहली बार में गलती सबसे होती है ना? क्या मिलेगी? तो वॉल्यूम को लिखने का तरीका यहाँ पे क्या है? यहाँ पर कोई डीवी वॉल्यूम की, मान लीजिए कोई स्ट्रिप है या डीवी वॉल्यूम का जोन है ना, और उसको हम ट्रिपल इंटीग्रेट करते हैं, है ना,
एक बार x के लिए, एक बार y के लिए, एक बार z के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो इसको ट्रिपल इंटीग्रेट करते हैं तो हमको टोटल वॉल्यूम 0 to x है, 0 to y है, 0 to z, टोटल वॉल्यूम ऑफ जोन मिल जाता है। जिस जोन में हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिपेंड निकालनी है वो हमें यहाँ पर जोन का वॉल्यूम मिल जाएगा, और x y z लिमिट हमें ये बताएंगे कि वो वॉल्यूम कितना है, कहाँ से कितना है, इसलिए तो ये वॉल्यूम दे देता है। अगर हम देखें तो जो साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम इस वॉल्यूम से p से, तो साई स्क्वायर दी थी और उसको 3 बार इंटीग्रेट कर दें तो ये चीज हमें क्या देगी? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये हमको बेटा क्या देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन around the in the volume V around the nucleus। ये हमको प्रोबेबिलिटी देगा, और एक्चुअली में हमें इसी प्रोबेबिलिटी को निकालना होता है, क्योंकि श्रोडिंगर मॉडल सीधा सीधा बताता है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड किसी जोन में डी वॉल्यूम में पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आती है उस जोन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपस में मिलके एक सबशेल बनाते हैं, सबशेल मिलके सेल बनाते हैं, सेल मिलके पूरा कंप्लीट एटम का स्ट्रक्चर बनाता है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम मोटा मोटा समझें, जैसे मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कोई वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है सपोज, इसका वॉल्यूम मान लीजिए V है, तो V वॉल्यूम का जोन है। इस जोन के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये चीज हमारी जो है इतना टर्म बताएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस्तेमाल है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी, उन सबको लेके यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके साई की वैल्यू निकालते हैं, जिसके लिए साई आ जाता है उसको किसी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस वॉल्यूम में उस इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी पता लग जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? समझ गए? शाबाश। ये ओवरऑल पूरा का पूरा रोल है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन का। हालांकि इससे फिर दो चीजें बाहर आती हैं, मतलब इतनी थ्योरी से, है ना, दो चीजें निकल के बाहर आती हैं। पहली चीज तो निकल के बाहर आती है किस फॉर्म में? तो यहाँ पर पहली चीज निकल के आती है किस फॉर्म में? पहली चीज निकल के आती है प्रोबेबिलिटी कर्व्स की फॉर्म में, और दूसरी हमारी क्वांटम नंबर की फॉर्म में। एक थ्योरेटिकल नॉलेज आती है और एक ग्राफिकल नॉलेज आती है, और दोनों ही हमें सीखनी है। तो सबसे पहले हम जो है थ्योरेटिकल बात पे जाएंगे, जिसमें क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल वगैरह इनकी बात आती है। सही? तो पहले थ्योरेटिकल पे जाएंगे, फिर बाद में इसी चीज से यहाँ तक सब सेम है, दोनों के लिए यहाँ तक सेम है। क्वांटम नंबर निकालने के लिए भी हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। किसको? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। वी हैव टू सॉल्व। देखिए, सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट पे जा रहे हैं, और उस थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले हमारे लिए आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोले या ऑर्बिटल बोले एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑर्बिटल क्या होता है? A region around the nucleus for a particular electron
a region around the nucleus for a particular electron where the probability of finding of electron is maximum is known as orbital. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल के बारे में सारी जानकारी निकालनी है, तो इसको थ्योरेटिकली निकालना गया कैसे? हमने श्रोडिंगर को सॉल्व किया। क्या किया? श्रोडिंगर को सॉल्व किया। अब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते? अभी मैंने आपको दिखाया था dy by dx को, तो वहां पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ था। तो वो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आते हैं जब हम श्रोडिंगर को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे आते हो। 6 बार इंटीग्रेट किया जाता है उस इक्वेशन को। कितनी बार? 6 बार। डेल स्क्वायर था ना, एक बार डेल होता है ना, तो एक बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो और पार्शियल होता है, एक बार x के लिए, फिर एक बार x के लिए, फिर एक बार y के लिए, फिर एक बार y के लिए, फिर एक बार z के लिए, फिर एक बार z के लिए। 6 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है उस इक्वेशन को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तब वो सॉल्व होती है। तो इस श्रोडिंगर को सॉल्व करने में कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, और उन इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कुछ यूनिक वैल्यूज के लिए ही रियल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर आता है। यानी कि श्रोडिंगर का रियल डोमेन में सॉल्यूशन आता है, नहीं बाकी सब इमेजिनरी डोमेन में। मैथमेटिकल इक्वेशन उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है। समझ में आया कि नहीं? उसका सॉल्यूशन में रियल भी पार्ट आ सकता है और इमेजिनरी भी आ सकता है। आप अगली लाइन से लिखिएगा। फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ऑर्बिटल, for determining the location of orbital, quantum numbers are used. Quantum numbers are used. ठीक है? अब किसी की भी आपको लोकेशन निकालनी है ऑर्बिटल की, तो क्वांटम नंबर यूज होता है। आप ध्यान रखिए, ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑर्बिटल की लोकेशन है वही उस इलेक्ट्रॉन की भी लोकेशन। समझ में आया कि नहीं? ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की अगर एक बार लोकेशन हमें पता लग गई तो इलेक्ट्रॉन को भी हमने लोकेट कर लिया। जैसे आप हैं, आप तो वैसे तो पूरी दुनिया में हर जगह घूमते रहते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज योर लोकेशन, तो आप अपने घर का एड्रेस ही तो बताओ। क्यों? क्योंकि अपना मैक्सिमम टाइम आप वहीं स्पेंड करते हो, घर में। भले कोचिंग करते हो, उसके बाद भी आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने घर पे स्पेंड करते हो या अपने हॉस्टल के रूम में स्पेंड करते हो। बताओ गलत करने से सही कह रहा हूँ? तो वही है। तो क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल होता है। ये क्वांटम नंबर कहाँ से आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखिए व्हाइल सॉल्विंग Schrödinger wave equation, while solving the Schrödinger wave equation, it involves some integration constants. It involves some integration constants. It involves some integration constants, and for real solution of Schrödinger
and for real solution of Schrodinger, some specific values are used. These specific values, the set of these specific values are known as quantum numbers. सही है, यानी कि किसी ऑर्बिटल का एड्रेस बताना और इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना एक ही बात है, एक तरीके से ऐसा देखिए। समझ में आया कि नहीं? अब ये जो क्वांटम नंबर होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं क्वांटम नंबर्स जो होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, अगला पॉइंट बना के लिखना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स कैपिटल एन, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करता है। इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। कौन सा? सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो एक तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट हो गया सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड स्पिन क्वांटम। अब देखिए, इसमें जो शुरुआत के 3 हैं, ये 3 क्वांटम नंबर तो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर से आते हैं। ये चारों श्रोडिंगर से नहीं आए। इसमें से जो n, l और m है, these are from solution of and this last one is came from spectral analysis. हालांकि इन 3 से ऑर्बिटल की लोकेशन पता लगाई जा सकती है, लगा ली जाती है। यहाँ पर ये जो 3 है, n, l और m, ये जो n, l और m है, क्या है? n, l और m है, इनसे ऑर्बिटल की लोकेशन पता लग जाती है। जो s है, ये इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला जो मॉडल है, इस मॉडल में कुछ ऐसा है कि सबसे पहले एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे कुछ एक ऑर्बिटल मिलके एक सबशेल बनाएंगे और कुछ ऐसे सबशेल मिलके क्या बनाएंगे? शेल बनाएंगे। शेल बहुत सारे मिलके एटम बनाएंगे। शेल का वही सिग्निफिकेंस है जो बोर मॉडल में ऑर्बिट का था। बस फर्क ये कि ऑर्बिट एक 2D 2 डायमेंशनल हाइपोथेकेशन था, है ना? मतलब एक सर्कुलर पाथ था। सर्कुलर पाथ जो होता है वो हमेशा 2D में होता है, सही है। और जो स्फेरिकल अजम्पशन है, उसी सर्कल को एक बार घुमा लो ऐसे, उसी सर्कल को आप अगर एक बार रोटेट कर दो तो स्फीयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बस इतना फर्क है। वहां पर एक सर्कुलर था, यहाँ पर एक स्फीयर, और स्फीयर के अंदर बहुत कुछ सब मिला के शेल बनेगा और उन शेल से मिलकर पूरा एटम बनेगा। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स एटम होता है। अगर इस मॉडल के हिसाब से देखो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है।
तो उसको धीरे धीरे काट काट के छाट छाट के थोड़ा थोड़ा करके देखिए, समझ में आया? एक नोट लगा के जरूर लिख लेना ये पूरा कि from solution of Schrodinger the three quantum numbers n, l and m are obtained and the fourth one is obtained from the spectral analysis of atom. अभी सब समझ में आ जाए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये कमरा है, एक रूम है, इस रूम में कौन रहता है? मान लो तुम रहते हो, तुम्हारी मिसेज रहती है, दोनों रहते हैं। अभी नहीं शादी किसी दिन तो होगी, कोई बात कर लेना, लेकिन उसके बाद ही करना है ना, उससे पहले करके फिर जाओ, समझ में? तो क्या होगा, छोटे छोटे एक रूम है, रूम को ऑर्बिटल मान लो, अब कमरे मिल मिल के पूरा मकान बन जाएगा, मकान को सबसे मान लो और पूरा मकान मिल मिल के पूरी एक लोकेलिटी बन जाएगी, लोकेलिटी को सेल मान लो और ऐसी सारी लोकेलिटी मोहल्ले मिल के पूरा शहर बसा लेंगे कि नहीं? उसको ऐसा मान लो, समझ में? है ना? नहीं समझ में आना चाहिए, एक बार में आना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस यही है, आएगा क्वांटम नंबर्स, है ना? अभी उसकी भी बात कर रहे हैं, यही बताने वाले हैं, सेल, सब सेल और ये सब क्या होता है। अब ये जो चार क्वांटम नंबर है, अब इनकी डिटेल्स जानेंगे, सही है? क्या जानेंगे? डिटेल्स। तो इससे पहले हम क्वांटम नंबर की डिटेल जाने, है ना, तो आप जो है एक बात याद रखना कि ये चारों क्वांटम नंबर मिलके इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एटम के अंदर बनाते हैं, कर लो फिर। तो ये चार क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताते हैं, किसके अंदर? एटम के अंदर, सारे मिलके, यानी कि एक तरीके से एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन की, जो पर्टिकुलर, जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है एटम के अंदर, या उसके फाइंड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, एड्रेस बताते हैं एक तरीके से। जैसे तुम्हारा एड्रेस क्या है, मान लो जैसे इनके एड्रेस की बात करें तो डोडेलाल, ये तुम्हारा हाइपोथेटिकल नहीं, डोडेलाल C357 तलवंडी कोटा, ये मान लो तुम्हारा ये एड्रेस है, चिट्ठी पहुंचे आप एक मिस्टर यूएसए, नहीं कोटा मतलब बहुत फेमस जगह है, यहाँ से लेके पूरे वर्ल्ड में फेमस है, समझ आएगा नहीं? कोटा बहुत फेमस जगह है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो बस कोटा का नाम सुनते सब लोग सब समझ जाते हैं, लेकिन जब लोग यहाँ से जाते हैं ना तो इतने बड़े घंटा से आंसू लेके जाते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है, एनर्जी का प्रयास है, बच्चों को एनर्जी दे, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे कि वो सिलेक्शन तक पहुंच जाए, समझे कि नहीं? नहीं हम देंगे ना, हर चीज का अपना एक हिसाब किताब पूरा होते हैं, सेलेक्ट भी करवा देते हैं, मैक्सिमम एनर्जी देते हैं, हम जिससे जो बात आप वादा करते थे वो निभा देते हैं, और नहीं तो जो हमारा बताई हुई बात मानते रहोगे तो सेलेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, वास्तव में समझ में आएगा नहीं? क्योंकि एक प्रोसीजर है और बड़ा लंबा प्रोसीजर है और बहुत टेढ़ा प्रोसीजर है, इसमें डिसिप्लिन की बहुत खतरनाक वाली जरूरत है। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो आप नहीं आईटी तक तो नहीं पहुंचोगे, ये बिल्कुल सही बात है। डिसिप्लिन बहुत, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं डिसिप्लिन के लिए वो आर्मी वाले बुलाने पड़े, ऐसा नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन। तो एक कोइंसिडेंस था, हमने तो एक मैथमेटिक्स के टीचर के फॉर्मूले लिया, कोइंसिडेंस था, वो क्या थे क्या नहीं थे मुझे से कोई मतलब ही नहीं, सही है?
is a good faculty और completing all maths in 1 month. सही है, लेकिन वो पूरे साल को खत्म करने के लिए नहीं है। हो सकता है जिसने दोबारा पढ़ना हो, जिसने बोर्ड वगैरह के हिसाब से अच्छी faculty, कोई दिक्कत नहीं। सही है। और नीरू को देख रहे हो, क्यों देख रहे हैं? मेरा नाम थोड़ी है। अरे चलो इधर देखो। So we are talking about Mr. Dorila. So मिस्टर लगाने का मतलब में कहीं मिसेस भी होगी। तो बस ऐसा ही है, आप ये मान लो। अरे चिट्ठी चली उठा के, वो मिस्टर डोरीलाल के नाम थी। जनरली चिट्ठी मिस्टर डोरीलाल के नाम आती है ना। मिसेस के लिए चिट्ठी नहीं आती। नो मार्क। तो राजस्थान में आई चिट्ठी, तो राजस्थान में जो है ऐसे ही चिट्ठी इंटर हुई है ना। तो अब राजस्थान में बहुत सारे जिले थे, तो जो जिला था वो कोटा था। तो जैसे राजस्थान में बहुत सारे जिले हैं है ना, और उनमें कोटा, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू है ना, ये सब भी है ना, ये सब भी है। तो जो कोटा का सिग्निफिकेंस है उस एड्रेस में, वो यहाँ पर इनका सिग्निफिकेंस है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस है। फिर कोटा घुस गए। अब कोटा में तलवंडी, इंद्र विहार, विज्ञान नगर, राजीव गांधी नगर, ओल्ड न्यू, बहुत सारे है ना, बहुत सारे राजीव गांधी नगर। तो उनकी जिनकी लोकेलिटी का जो सिग्निफिकेंस है ना, वो यहाँ पे एल का सिग्निफिकेंस है। अब तलवंडी में बहुत सारे मकान है, तो उसमें एक मकान का तुम्हारा पर्टिकुलर एड्रेस है। तो हर लोकेलिटी के पहले से प्री डिफाइंड मकान होते हैं। अवैध कॉलोनियों की बात नहीं कर रहे, वैध कॉलोनियों की जो पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो उनमें C357 में जो तुम्हारा मकान है उसका नंबर ये है, यूनिक नंबर है। इस नंबर का तलवंडी में दूसरा कोई मकान नहीं होगा। तो जो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस है वो यहाँ। अब मकान पहुंच गए। अब मकान में जो पहुंच गए आप, तो अब वहाँ पे दो लोग हैं, एक मिस्टर डोरीलाल है, एक मिसेस डोरीलाल। अब चिट्ठी तो मिस्टर डोरीलाल को मिलनी चाहिए। अगर मिस्टर डोरीलाल की चिट्ठी मिसेस डोरीलाल को मिली तो क्या आप समझ रहे हो तो उसका सिग्निफिकेंस ऐसे बताता है कि भाई है ना। अब ये है एक तरीके से एक मॉडल पूरा का पूरा। इन चारों का जो सेट है NLMS, मतलब चारों का सेट एक यूनिक होगा सबके लिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये चारों का जो सेट है उसका सिग्निफिकेंस है, और एटम की भी पिक्चर अब समझ में आती है ना। आगे समझ गया ना कि एक एक शेल मिलके पूरा एटम बनता है। शेल किससे बनता है? सब शेल से, सही है। और सब शेल किससे बनता है? ऑर्बिटल से। और ऑर्बिटल में कौन रहता है ना। और हमारे लिए तो क्या, मकान में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, लेकिन जो हमारा डोरीलाल है वो कहीं पे भी नहीं रह सकता। समझ में आया कि नहीं? तो डोरीलाल हमारा कहीं नहीं रह सकता। डोरीलाल के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये हमारी हालांकि एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है चारों क्वांटम नंबर की। अब हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब वे में, साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको क्या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कंसेप्ट है ये कहां से ली गई? इसकी जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ये बोहर के मॉडल से उठाई गई। तो ऐसा माना जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, ये बोहर की देन है। तो उसमें लिखेंगे इट इज प्रपोज्ड बाय बोहर। सारे क्वांटम नंबर्स का जो
यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, वो पूरे के पूरे जितने भी आज तक के इससे पहले मॉडल आए सबको इंक्लूड करके लिया गया। सेकेंड पॉइंट है इसमें, इट आइडेंटिफाइज द सेल, it identifies the shell to which an orbital belongs. To which an orbital belongs. Next आता है, it can take values जो n की वैल्यू है, एक 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, फॉर k l m dash dash shell, for k l m n dash 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 shell। ठीक है, और जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा और उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सही है, तो काफी हद तक क्या ये डिसाइड करता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी एनर्जी कितनी है। इट डिसाइड्स द या डिटरमाइन द साइज भी तो बताता है भाई, जितनी दूर होगा उतना बड़ा होगा। इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट also decides the energy of the orbital, and to a very large extent also decide the energy of the orbital। और फिर इसी में लिखिएगा, for a given n यानी किसी भी शेल के लिए अगर n की वैल्यू पता है, for a given n the maximum number of possible orbitals in the shell, the maximum number of possible orbitals in the shell, maximum number of possible orbitals in the shell, possible orbitals in the shell are n square, n square। तो किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हाँ, तो कोई भी शेल है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 2n स्क्वायर। तो यहीं से दैट इज the maximum number of electrons in a shell are 2n square, तो ये हमारा n का डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिप्शन आता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर या अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसकी जो हाइपोथेसिस है या जो इसकी कल्पना है, ये एक सोमरफेल्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने है ना इलिप्टिकल ऑर्बिटल की बात बताई थी कि भाई जो हमारे सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स भी होते हैं है ना। तो उसी से सबसेल की सोच लोगों के मन में आई। तो ये पूरा श्रेय सोमरफेल्ड को ही जाता है। तो लिख लीजिएगा, इट इज प्रपोज्ड बाय
proposed by सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसको प्रपोज किया, ठीक है, उसकी थ्योरी से इसकी कल्पना। अब बात आती है